हेलो नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है क्रिया। ठीक है, तो क्रिया के बारे में जानेंगे, क्रिया की परिभाषा जानेंगे, क्रिया के भेद जानेंगे, किस किस आधार पे क्रिया के भेद बताया गया, एक रचना के आधार पर, एक कर्म के आधार पर। वैसे तो क्रिया के बारे में सभी लोग जानते हैं। नॉर्मली हम बोलते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो वो क्रिया ही होती है, और होता भी एक्चुअल में यही है। लेकिन उनके भेदों के बारे में क्लियरली सबको जानकारी होती नहीं है, या फिर क्लियर नहीं होता है। तो ये भी हमें जानना बहुत ज़रूरत है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछता है तो भी हमारे लिए अच्छा है, और हमें नॉलेज रहेगी तो हम किसी को बताने में भी हमारे लिए अच्छा होता है। तो वो जानेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे किस जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। वैसे हम जानते ही हैं कि किसी काम को जब भी हम करते हैं तो वो क्या होता है कि क्रिया ही होती है। जब सबसे पहले मैंने बताया, या आपने भी जाना होगा, या फिर जानते ही होंगे पहले से ही, और नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिए। तो जैसे पढ़ना, खाना पीना, जाना सोना, जो भी काम हम ए टू जेड मतलब छोटा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं, वो क्रिया ही होती है। क्रिया का अर्थ करना होता है। प्रत्येक भाषा में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य में क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य को करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। हमने क्या कहा था कि जो भी किसी कार्य को करे वो कर्ता कहलाता है। जब हम कारक पढ़े तो हम कर्ता के बारे में जाने, लेकिन अभी हमें क्रिया के बारे में जानना है। तो क्रिया किसे कहते हैं, तो जो भी जो ये काम को कर रहा है वो कर्ता कहलाएगा, और जो कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है वो क्रिया कहलाती है। जैसे कि अली पुस्तक पढ़ता है, बाहर बारिश हो रही है, बाजार में बम फटा, बच्चा पलंग से गिर गया। ठीक है, तो ये सारी क्या है कि फटना, गिरना, पढ़ना, बारिश होना, ये भी सब क्या है। देखिए, तो उपर्युक्त वाक्यों में अली और बच्चा क्या है, करता है। मैंने पहले ही बताया कि जो भी किसी कार्य को करे वो कर्ता कहलाता है, और उनके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है या किया गया वह क्रिया है। जैसे पढ़ना, तो पढ़ रहा है, गिर गया। ये अन्य दोनों दो वाक्यों में क्रिया की नहीं गई बल्कि स्वतः हो गई है, अतः इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं है। देखा जाए तो क्रिया तो उसमें भी है, लेकिन उसमें कर्ता प्रधान नहीं है, तो इसलिए की नहीं गई है, वो स्वतः हो गई है, ऑटोमेटिक। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजकों का प्रयोग न होने पर भी केवल क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। जैसे कि पानी लाओ, चुपचाप बैठ जाओ, रुको या जाओ। हम किसी को कहते हैं ना, रुको, सुनो, इधर आओ, जाओ, तो वहाँ क्या है कि स्वतः स्पष्ट हो जा रहा है, पूरा ना होते हुए भी कर्ता नहीं है, अनियोजक वाक्य नहीं है, शब्द नहीं है। फिर भी अगर थोड़ा सा भी हम पानी लाओ, मतलब हम पानी मांग रहे हैं, चुपचाप बैठ जाओ, तो हम सभी को चुप करने के लिए बैठ रहे हैं। तो मतलब क्या है, ये हमारा क्रिया का पता चल जा रहा है, अर्थ भी स्पष्ट हो जा रहा है। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। इनके साथ कुछ जोड़कर क्रिया के सामान्य रूप बनते हैं। जैसे ये धातु रूप है हमारे। बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख। इसमें क्या करेंगे, ना प्रत्यय जोड़ देंगे और सामान्य रूप बन जाता है। जैसे कि पढ़ना, बोलना, घूमना, लिखना, गाना, हंसना, देखना इत्यादि। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, मूल धातु में हम ना प्रत्यय लगा दे रहे हैं, और वहाँ पे जो है कि हमारे बन जा रहे हैं शब्द। ठीक है, देखिए क्रिया जो है कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो रचना के आधार पर क्रिया के चार भेद हैं: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले हम जानेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त का तो अर्थ हम पहले ही देख ले रहे हैं, तो संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ है। तो हम जान जाते हैं कि संयुक्त का अर्थ जुड़ा हुआ है, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी हम जानेंगे इसके बारे में। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में, दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय से लौट आया, लौटना भी एक क्रिया है और आना भी एक क्रिया है, लेकिन दोनों एक ही वाक्य में है, यानी कि संयुक्त क्रिया को दर्शा रहे हैं। किशोर रोने लगा, रोना भी एक क्रिया है, लगना भी एक क्रिया है, तो दोनों साथ है। वह घर पहुंच गया, पहुंचना भी क्रिया है। देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं, जैसे लौट आया, रोने लगा, पहुंच आया, गया, ये सभी क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य पूर्ण कर रही हैं, अतः ये संयुक्त क्रियाएं। देखिए, क्रियाएं दो आ भले रही हैं, लेकिन वाक्य को एक ही पूरा कर रही हैं, यानी कि ये संयुक्त क्रियाएं। ठीक है, इस प्रकार जिन वाक्यों में
एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूर्ण करें उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मुख्य क्रिया और दूसरी क्रिया क्या हो जाएगी, रंजक क्रिया। पहली बात तो हम ये जानेंगे कि दोनों क्रिया ही है, लेकिन एक मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब और एक दूसरा क्या है, रंजक क्रिया। रंजक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ में विशेषता लाती है। अर्थ में विशेषता लाने का मतलब है कि उसकी विशेषता को और क्लियरली बताने लगते हैं और हम समझ जाते हैं इजीली। माता जी बाजार से आ गई, इस वाक्य में आ मुख्य क्रिया तथा गई रंजक क्रिया है। दोनों क्रियाएं मिलकर संयुक्त क्रिया आना का अर्थ दर्शा रही हैं। विधि और आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियापद दो या अधिक क्रियाओं के योग से बनते हैं, किंतु संयुक्त क्रिया इनसे भिन्न है, क्योंकि जहाँ एक और साधारण क्रियापद हो, रो, सो, खा इत्यादि धातुओं से बनते हैं, वहाँ दूसरी ओर संयुक्त क्रिया होना, आना, जाना, रहना, रखना, उठना, लेना, पाना, ना, डालना, सकना, चुकना, लगना, करना, भेजना, चाहना इत्यादि क्रियाओं के योग से बनती हैं। इसके अतिरिक्त सकर्मक तथा अकर्मक दोनों प्रकार की संयुक्त क्रियाएं बनती हैं। जैसे अकर्मक क्रिया से लेट जाना, गिर पड़ना। सकर्मक क्रिया से बेच लेना, काम करना, बुला लेना, मार देना। यानी कि किसी को हम मारेंगे या किसी को हम बुलाएंगे, काम किसी का कर रहे हैं ना, कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा ज़रूर जो है कि कर्म तो ज़रूर रहेगा। और कर्म और सकर्मक और अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कि जिस वाक्य में कर्म के साथ क्रिया हो रही है वहाँ सकर्मक क्रिया कहलाएगी, और जिसमें कर्म प्रेजेंट नहीं रहता, उपस्थित नहीं रहता, वहाँ पे अकर्मक क्रिया रहेगी। ठीक है। की एक विशेषता यह है कि उसकी पहली क्रिया प्रायः प्रधान होती है, यानी कि जो मुख्य रहेगी वही तो प्रधान रहेगी। दूसरी ओर इसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है, जैसे पढ़ सकता हूँ, इसमें सकना क्रिया, पढ़ना क्रिया के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर रहे। हिंदी में संयुक्त वाक्य की क्रिया का प्रयोग अधिक होता है। नाम धातु क्रिया, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने पर ना, तो जोड़ने से किसमें, संज्ञा या विशेषण में हम जोड़ रहे हैं तो वो क्या बन जा रही है, संयुक्त क्रिया बनती है, उसे नाम धातु क्रिया बोलते हैं। ठीक है। जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली, हमें गरीबों को अपनाना चाहिए। उपर्युक्त वाक्यों में हथियाना, अपनाना क्रियाएं हैं, और ये हाथ संज्ञा तथा अपना सर्वनाम है। हम कहते हैं ना अपना ना, तो क्या ये सर्वनाम है, तुम्हारा सर्वनाम है, लेकिन हाथ जो है कि क्या है, संज्ञा है, तो इसमें हम हथियाना याना प्रत्यय लगा दे रहे हैं, या फिर अपना अपनाना ना आना प्रत्यय तो हम लगा दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कि नाम धातु क्रिया बन जा रही है। इस प्रकार जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती हैं वे नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। संज्ञा, सर्वनाम तथा अनुकरणवाची, विशेषण, अनुकरणवाची शब्दों से निर्मित कुछ नाम धातु क्रियाएं इस प्रकार हैं, जिनको हम जानेंगे अभी। जैसे कि ना प्रत्यय लगाकर जो है कि आना प्रत्यय लगाकर हम देख सकते हैं, शर्माना, लुभाना, बतियाना, झुठलाना, लतियाना, दुखाना, ये सारे क्या हैं, नाम धातु क्रिया हैं। क्या लगाया गया है, आना प्रत्यय लगाया गया है, किसमें, संज्ञा शब्द में। जैसे कि संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं, शर्म, लोभ, बात, झूठ, लात, दुख, ये सारे क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं। ठीक है। अब देखिए सर्वनाम जैसे कि अपना है तो यहाँ पे हमारा अपनापन हो जाएगा। हाँ, और विशेषण शब्द जैसे कि हो जाएगा हमारा, तो साठ का सठियाना, तोतला का तुतलाना, नरम का नरमाना, गरम का गरमाना, इसी प्रकार हम देख लेंगे जितने भी आते हैं। अब देखिए अनुकरणवाची, जैसे कि थप थप, अनुकरण का मतलब है कि एक ही शब्द दो बार करके आते हैं ना। अनुकरण का मतलब क्या होता है, किसी मतलब उसी को बार रिपीटेड, यानी कि तो थप थप यानी दो बार आया हुआ है, तो इन्हीं को हम कह देते हैं थपथपाना, थरथराना, कंपकपाना, ठनठनाना, बड़बड़ाना, खटखटाना, घर घराना। ठीक है। द्रष्टव्य, नाम बोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं हैं। संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती हैं, और नाम बोधक क्रियाएं तत्संज्ञा अथवा सर्वनाम विशेषण के मेल से बनती हैं। यही दोनों में अंतर है। देखिए और कोई अंतर है नहीं, बस यही अंतर है।
थर्ड हमारा आता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा का अर्थ होता है प्रेरणा देने वाला। हम किसी को जैसे कि मोटिवेट करके हम क्या करते हैं, कोई काम करवा लेते हैं ना, तो वही हमारा क्या होता है प्रेरणार्थक क्रिया। जिन काम को हम मोटिवेट करके या फिर किसी को बहला फुसला करवा रहे हैं या फिर ऑर्डर दे के करवा रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वे प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे काटना से कटवाना, करना से करवाना। जैसे मैंने नहीं, हम लोग क्या करते हैं स्कूल में, हम पढ़ाते हैं और हम क्या करते हैं कि बच्चों से कोई काम करवा लेते हैं ना। हम अपना काम इजी करने के लिए, बहुत ज़्यादा बर्डन होता है काम का, तो हम कहते हैं बच्चों से कि या फिर जैसे कुछ फंक्शन है या फिर कोई चीज़ है, तो हम कहते हैं बच्चों से हम ये काम करवा लेते हैं। तो वहाँ पर हम बच्चों से ये काम करवा रहे हैं, कोई भी काम, तो वहाँ पर क्या है प्रेरणार्थक क्रिया है। एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। किससे करवा रहा है, खुद तो कर नहीं रहा है, नौकर से करवा रहा है, यानी कि नौकर से करवा रहा है, यानी कि प्रेरणार्थक क्रिया। अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है ना। उपर्युक्त वाक्यों में मालिक तथा अध्यापिका प्रेरणा देने वाले कर्ता है, नौकर तथा छात्र को प्रेरित किया जा रहा है। अतः उपर्युक्त वाक्यों में करवाता तथा पढ़वाती प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। ठीक है। क्रिया जैसे कि पूर्व मतलब काम के पहले कोई काम हम कर रहे हैं, सामान चुरा कर भाग गया, पहले हम चुराएं और भागे। हम कहना कि हम घर आए, उसके बाद हमने ये काम किया, तो हम पहले घर आए फिर हमने काम किया दूसरा ना। पहले हम घर गए और फिर इनको कॉल किए, किसी को भी कॉल किए, तो हम पहले घर आते हैं और फिर घर आना पहले क्रिया है और फ़ोन करना दूसरी क्रिया है। ठीक है। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई कार्य हो जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दूसरे शब्दों में जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहले क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, या वही क्रिया जो है कि क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, पहले नहाया तो नहाना भी क्रिया है और पूजा करना भी एक क्रिया है। तो पहले पूजा नहाया फिर पूजा करने लगा। ठीक है। तो पहला नहाना है क्रिया और दूसरी क्रिया जो है कि पूजा करना। राखी ने घर पहुंचकर फ़ोन किया। ठीक है। तो राखी पहले घर पहुंची और दूसरा काम उसने तुरंत किया फ़ोन करने का। उपर्युक्त वाक्यों में पूजा की तथा फ़ोन किया मुख्य क्रियाएं, इनसे पहले नहा कर पहुँच कर क्रियाएँ हुई हैं, अतः ये पूर्वकालिक क्रियाएँ हैं। पूर्वकालिक का शब्द समय से पहले हुई ना। पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा कर के लगाकर बनाई जाती है। जैसे चोर सामान चुरा कर भाग गया ना, तो चुरा कर भाग गया, पहले वो सामान चुराया और फिर भाग गया। अब देखिए कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं। तो कर्म के आधार पर जो है कि दो भेद इनके होते हैं। कर्म के आधार पर दो होते हैं, कौन कौन से, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। नाम से ही यहाँ पे स्पष्ट हो जा रहा है कि सकर्मक का अर्थ क्या होता है और अकर्मक का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो कर्म की दृष्टि से क्रिया के निम्नलिखित दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या कहलाती है, वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, अर्थात जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े, उसे क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। दूसरे शब्दों में वाक्य में क्रिया के होने के समय कर्ता का प्रभाव अथवा फल जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। सरल अर्थों में जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही हैं, तो अध्यापिका क्या पढ़ा रही हैं, कर्म क्या है इसमें, हमारा पुस्तक है। जब हमने कारक पढ़ा था तो उसमें हमने दूसरा उसका भेद था कि कर्म, और कर्म जिसको कर्ता के द्वारा किया जा रहा है तो वही क्या हो जा रहा है कि कर्म हो जा रहा है। तो यहाँ क्या किसको पढ़ा जा रहा है, पुस्तक को पढ़ा जा रहा है, तो पुस्तक हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कर्म हो जाएगा। ठीक है। उपर्युक्त वाक्यों में पुस्तक, पानी और पौधे कर्म हैं, क्योंकि कर्ता अध्यापिका तथा माली का सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। जैसे माली ने पानी से पौधों को सींचा, तो पानी से सींचा ना, तो यहाँ पे पानी भी क्या हो जाएगा,
पानी से पौधों को सींचना, ना किसको सींचा जा रहा है, पौधों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इन्हीं पर फल पड़ रहा है। क्रिया के साथ क्या किसे किसको लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिले तो वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ा रही सिंचा क्रियाएं हैं, इनमें क्या किसे तथा किसको प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, अतः यह सकर्मक क्रियाएं हैं। कभी कभी सकर्मक क्रिया का कर्म छिपा रहता है। जैसे वह गाता है तो क्या गाएगा भाई, गाना ही गाएगा, है ना। पढ़ाई या किताब को तो गाएगा नहीं, गाना ही गाएगा, गीत ही गाएगा। वह पढ़ता है तो पुस्तक ही पढ़ सकता है, न्यूज़पेपर पढ़ सकता है। यहाँ गीत और पुस्तक जैसे कर्म छिपे हैं। ठीक है, सकर्मक क्रिया के भेद हैं, जैसे कि सकर्मक क्रिया के निम्नलिखित दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। जिसमें एक कर्म है उसे एक कर्मक, और जिसमें दो कर्म है उसे द्विकर्मक। नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है। ठीक है, अकर्मक क्रिया, जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। भाई जब कर्म होता है तो कर्म पर फल पड़ता है, लेकिन जब हमारा कर्म नहीं रहेगा तो कर्ता पर पड़ेगा, और जब कर्ता पड़ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अ प्लस कर्मक अर्थात कर्म रहित या कर्म के बिना जिन क्रियाओं के साथ कर्म न लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े, इन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता, क्रिया का व्यापार और फल दूसरे पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए श्याम सोता है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक क्रिया है। श्याम करता है और सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक क्रिया है। अन्य उदाहरण, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है ना। उपर्युक्त वाक्यों में कोई कर्म नहीं, क्योंकि यहाँ क्रिया के साथ क्या किसे लगाना, किसको कहाँ आदि प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है। अतः जहाँ क्रिया के साथ इन प्रश्नों के उत्तर न मिले वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। कुछ अकर्मक क्रियाएं इस प्रकार हैं, तैरना, कूदना, सोना, ठहरना, उछलना, मरना, जीना, बरसना, रोना, चमकना आदि। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान हम कैसे करेंगे, तो इसको भी जानना जाता है अभी। ठीक है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान क्या किसे या किसको आदि प्रश्न करने से होता है। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझ जाना चाहिए कि सकर्मक क्रिया सकर्मक है, यदि ना मिले तो अकर्मक है। ठीक है, जैसे कि राम फल खाता है तो राम क्या खा रहा है, फल खा रहा है, तो यहाँ की फल हमारा क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। यानी कि प्रश्न करने पर कि राम क्या खाता है उत्तर मिलेगा, अतः खाना क्रिया है, सकर्मक क्रिया ना। सीमा सोती है, रोती है, तो क्यों रोती है, कुछ पता नहीं है। इसमें प्रश्न पूछा जाए कि क्या रोती है, तो कुछ भी उत्तर नहीं मिला, अतः वाक्य में रोना अकर्मक क्रिया है। ठीक है, यही है आज की वीडियो के में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन आप लोगों का सहयोग इसी तरह बना रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।